मैं प्राइवेट नौकरी करती थी। मेरी 18 साल की एक बेटी थी नायरा, जो घर पर अकेले रहती थी। मेरे पड़ोस के कई लोगों ने मुझसे मेरी बेटी नायरा की शिकायत की। उन लोगों का कहना था कि मेरी बेटी से रोज शाम को एक भिखारी मिलने आता है, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा और मैं मन ही मन में सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बेटी और उस भिखारी का क्या रिश्ता हो सकता है। मैंने अपनी बेटी नायरा से जब इस बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा कि वो उस भिखारी को नहीं जानती। अब मुझे अपनी बेटी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद वो घर पर अकेले रहती थी। अब मैंने उस भिखारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। जब मेरे सामने उस भिखारी की सच्चाई आई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम अनुपमा है। मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी चाची की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे अपशगुनी कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत रोती थी, लेकिन स्कूल में मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं होता था। मेरी सूजी आंख देखकर चाची समझ जाती थी कि मैं आज फिर बहुत ज़्यादा रोई हूँ। चाची मुझे बहुत प्यार से समझाती कि मैं अपशगुनी नहीं हूँ। अनुपमा बेटा, बदनसीब तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, जो इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर भाग गए। अनुपमा, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अमीर बनना चाहते हैं, और वो अगर तुम्हें साथ लेकर जाते तो शायद अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए था ना। इसीलिए वो तुमको मेरे पास छोड़कर भाग गए। अनुपमा बेटा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर चले गए तो क्या हुआ अनुपमा? हम दोनों ने तो तुम्हें अपनी बेटी माना है। क्या तुम्हें हमारे प्यार में कभी कोई कमी दिखाई दी? अनुपमा बेटा, आज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि फिर कभी तुम इस बात की वजह से नहीं रोगी। चाची, आपने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। आप बहुत अच्छी हैं चाची, लेकिन स्कूल में सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, इसीलिए मुझे रोना आ जाता है। तो बेटा, तुम उनको इग्नोर करना सीख लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। अनुपमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे चाचा और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं। हमने तुमको लेकर कुछ सपने देखे हैं। क्या तुम अपने चाचा चाची के सपने को पूरा नहीं करोगी? चाची, आपका क्या सपना है मुझे बताओ। अब से आपके सपने को पूरा करना ही मेरा धर्म है। अनुपमा, तुम्हारे चाचा हमेशा से चाहते थे कि उनको एक बेटी हो, जिसको वो डॉक्टर बना सके। क्या तुम हमारा सपना पूरा करोगी डॉक्टर बनकर? तभी कमरे से बाहर निकलते हुए चाचा की आवाज़ आई, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक दिन हमारी अनुपमा डॉक्टर जरूर बनेगी और अपने चाचा चाची का नाम रोशन करेगी। मुझको चाची ने गले से लगा लिया। अब अगर मुझसे कोई कुछ भी कहता तो मैं उन्हें पलटकर जवाब दे देती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से घर छोड़कर नहीं गए, बल्कि वो अमीर बनने के लिए मुझे छोड़कर चले गए। कहते हैं जब तक कोई इंसान चुप रहता है तब तक लोग उसका बहुत ही फायदा उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान बोलना शुरू कर देता है तो गलत बोलने वाले शांत हो जाते हैं। अब मुझसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरने लगे। चाचा चाची ने मुझे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका चाचा चाची को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली मैं डॉक्टर बन गई और चाचा का सपना पूरा हो गया। सभी लोगों ने मेरे चाचा और चाची की बहुत तारीफ की, और सच में मेरे चाचा चाची तारीफ के काबिल ही थे। उन्होंने मेरे लिए वो सब किया जो मेरे मम्मी पापा को करना चाहिए था।
लेकिन वो तो मुझे मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं जब भी अपने मम्मी पापा को याद करती तो उनके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जिसकी वजह से मैं मन ही मन में उन्हें बहुत कुछ कह जाया करती थी। खैर, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। चाचा को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए कई रिश्ते उन्होंने देखे, जहाँ कुछ न कुछ कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पाता था। और फिर फाइनली चाचा को बिल्कुल वैसा ही लड़का मिल गया जैसे मेरे लिए वो ढूंढना चाहते थे। लड़के का नाम कार्तिक और वो भी एक डॉक्टर था। मेरी शादी कार्तिक से तय हो जाती है। कार्तिक के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी। बहन कार्तिक से छोटी थी, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। कार्तिक के पापा गजोधर स्कूल में प्रिंसिपल थे और उसकी मम्मी राधिका हाउसवाइफ थी। छोटी बहन मोनिका भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो ये था कार्तिक का छोटा सा परिवार। कार्तिक और मेरी शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो जाती है। मेरे ससुराल चले जाने की वजह से चाची बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि चाचा तो ऑफिस चले जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे चाची ने अकेले रहने की आदत डाल ली थी। मैंने हॉस्पिटल से 1 महीने की छुट्टी ली थी और मैं अपने ससुराल में सबकी चहेती बन गई थी, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने बहुत अच्छे से संभाल ली थी। वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मेरी सासू माँ मॉडर्न जमाने की थी, इसीलिए वो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी। मेरी मम्मी पापा का प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन चाचा चाची ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। और अब यहाँ पर मेरी ससुराल में सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाली मानने लगी थी। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया और मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। कार्तिक ने तो 15 दिन पहले ही ज्वाइन कर लिया था। अनुपमा के सास ससुर अब उसकी नंद मोनिका के लिए लड़का देखने लगे थे और जैसे ही उन्हें अच्छा लड़का मिला, तुरंत ही मोनिका की शादी तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद मोनिका की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। अब वो अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। मैं चाचा और चाची से मिलने के लिए 1 या 2 महीने में एक बार चली जाया करती थी और कुछ दिन उनके साथ बिता कर आती। आखिर मेरे अलावा चाचा चाची का था ही कौन, इसीलिए उनकी खोज खबर रखना मेरा फर्ज था। धीरे धीरे करके हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। तभी हमारे घर में खुशियों ने दस्तक दी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और फिर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और कार्तिक की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कार्तिक का बचपन उसके अंदर फिर से वापस आ गया। अब तो बस कार्तिक अपने बच्चे का बेसब्री से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अनुपमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसके दादा दादी ने बहुत प्यार से नायरा रखा। नायरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, बहुत ही सुंदर। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटी सी परी जमीन पर उतर आई हो। मोनिका अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी, इसीलिए वो नायरा के जन्म पर नहीं आ पाई थी। लेकिन जब कुछ समय के बाद मोनिका अपने पति के साथ नायरा से मिलने आई, तो वो नायरा के लिए इतना सामान लेकर आई थी कि सब देखकर हैरान हो गए। मोनिका नायरा को लेकर पूरे घर में घूमती रहती थी। जब भी कोई नायरा को मोनिका से लेने की कोशिश करता, तो मोनिका उससे कहती कि वो तो कुछ दिनों के लिए आई है, तब तक नायरा उसी के पास रहेगी। और सब मोनिका की बात मान भी लेते थे। लगभग 5 दिनों के बाद मोनिका अपने पति के साथ वापस अपनी ससुराल चली गई और अब नायरा ज़्यादातर अपने दादा दादी के पास रहने लगी। खुशियों के दिन पंख लगाकर उड़ने लगे थे। एक दिन कार्तिक अपनी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था। तभी वहां पर एक पेशेंट आया, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस पेशेंट का इलाज कार्तिक कर रहा था। उस पेशेंट को अस्पताल में लेकर उसका भाई आया था, जो बहुत बड़ा गुंडा था।
ये बात कार्तिक नहीं जानता था। उसका इलाज करते हुए 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसको होश नहीं आया था, जिसकी वजह से कार्तिक भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तीसरे दिन अचानक उस पेशेंट को पता नहीं क्या हुआ, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये बात उसके भाई को नागवार गुजरी और उसने ठान लिया था कि जैसे उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वैसे ही वो कार्तिक के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। यहाँ तक कि उसने कार्तिक को अस्पताल में धमकी दी थी कि वो उसको और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। उसका मानना था कि उसके भाई का इलाज कार्तिक ने सही से नहीं किया, जिसकी वजह से वो उसे अकेला छोड़कर चला गया। उसकी धमकी सुनकर कार्तिक थोड़ा सा डर गया था। 4-5 दिन तो आराम से गुजर गए। एक दिन कार्तिक अपने मम्मी पापा के साथ मोनिका के घर पर जा रहा था, क्योंकि मोनिका के ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए वो सब उन्हें देखने जा रहे थे। मैं अपनी बेटी नायरा के साथ घर पर अकेली थी। कार को कार्तिक चला रहा था। अचानक कार्तिक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। कार्तिक के मम्मी पापा तो तुरंत ही खत्म हो गए थे। कार्तिक की सांसें चल रही थी। तभी उस पेशेंट का भाई कार्तिक के सामने आया। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोगों ने वहां पर आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस लड़के को वहां से भागना पड़ा। कार्तिक को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके मम्मी पापा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नायरा के साथ खेलते खेलते कब मेरी आंखें लग गईं, मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, देखिए डॉक्टर, कार्तिक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि डॉक्टर कार्तिक बार बार आपका नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई और मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। मैं धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गई। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। मैंने अपनी बेटी नायरा को गोद में उठाया और अस्पताल के लिए भागी। रास्ते में ही मैंने चाचा चाची और मोनिका को फ़ोन करके इस बारे में बता दिया। जब तक मैं अस्पताल पहुंची, तब तक चाचा चाची भी वहां पर आ चुके थे। मैंने नायरा को चाची की गोद में दे दिया और मैं कार्तिक से मिलने के लिए चली गई। कार्तिक सही से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद कार्तिक ने मुझसे कहा, अनुपमा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कार्तिक से कहा, कार्तिक, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनुपमा, तुम मेरी छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नायरा को लेकर इस शहर को छोड़कर चली जाना। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो और नायरा मेरी बेटी। अनुपमा, अगर उसे तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को भी मार देगा। इसीलिए तुम इस शहर को छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाना, जहाँ कोई तुम्हें पहचान ना पाए। कार्तिक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर क्या हो गया है? अनुपमा, मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना, तुमको मेरी कसम है। इतना बोलते ही कार्तिक की सांसें उखड़ गईं और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कार्तिक मुझे छोड़कर जा चुका है। मोनिका जैसे ही अस्पताल पहुंची और उसने अपने भाई को मरा हुआ देखा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। चाची ने हम दोनों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें संभाल नहीं पा रही थी। चाचा ने सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर मम्मी पापा की डेड बॉडी के साथ कार्तिक की भी डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे। ये नज़ारा देखकर सबके सब हैरान थे, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सबके सब एक साथ चले गए। पूरे विधि विधान के साथ में मम्मी पापा और कार्तिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनको मुखाग्नि मेरे चाचा ने दी थी। अब रह रहकर मुझे कार्तिक की बातें याद आ रही थी कि अंत समय में वो मुझसे ये क्यों कह रहा था कि मुझे ये शहर छोड़कर चले जाना होगा। मैंने चाचा और चाची और मोनिका को कार्तिक की सारी बातें बताई।
कि उसने अंत समय में क्या क्या कहा था। तो मोनिका और चाची ने मुझसे कहा कि जैसा कार्तिक ने कहा है मुझे बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। और फिर चाचा ने अपने एक दोस्त से बात कर ली और फिर मैं उस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर आ गई। धीरे धीरे करके इस हादसे को 18 साल गुजर गए। मोनिका साल में एक दो बार मुझसे मिलने आ जाया करती थी और चाचा चाची भी कभी कभी आ जाते थे। इस पहाड़ जैसे दुख को काटना इतना आसान तो नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैंने अपनी बेटी नायरा के साथ वो दुख काट लिया और अब मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटी नायरा ही है। पड़ोस के लोगों के मुंह से अपनी बेटी नायरा के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें यहाँ पर रहते हुए 18 साल गुजर गए, कभी कोई कुछ नहीं कह पाया। मैंने कुछ दिनों की अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे उस भिखारी के बारे में सब कुछ पता लगाना था। नायरा जब कॉलेज से घर आई तो मैंने उससे पूछा, नायरा मैंने सुना है कि कोई भिखारी यहाँ पर रोज आता है। हाँ मम्मी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भिखारी अंकल रोज शाम को 5 से 6 के बीच में आते हैं और मुझसे एक गिलास पानी मांगते हैं। जब मैं उनको पानी देने जाती हूँ तो वो मुझसे आपके बारे में भी पूछते हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो भिखारी मेरे बारे में मेरी बेटी से पूछता है। नायरा बेटा, वो तुमसे क्या पूछते हैं? मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो हमारे हाल चाल लेते हैं, पानी पीकर आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। मम्मी अब आप ही बताओ, अगर वो एक गिलास पानी मांगते हैं तो फिर मैं उन्हें पानी देने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? 2 दिनों तक मैंने छुपकर उसको देखा और उसकी सारी बातें सुनी, लेकिन उस भिखारी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस पर मैं आपत्ति कर सकूं। तीसरे दिन मैंने उस भिखारी का पीछा किया तो मैंने देखा एक बड़े से पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें वो भिखारी अंदर चला गया और उस झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था जहाँ पर जाकर वो भिखारी भंडारा खा लेता था, क्योंकि वहाँ पर डेली भंडारा लगता था। भंडारा खाने के बाद वापस वो अपनी झोपड़ी में चला जाता और फिर शाम को 5 बजे वो मेरी बेटी नायरा से मिलने मेरे घर पर आता। मैंने उस भिखारी को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैं उसे पहचानती भी नहीं थी। ये सब मेरे लिए एक पहेली बनता जा रहा था जिसे सुलझाना मेरे बस की बात नहीं थी। इसीलिए मैंने चाचा चाची को फ़ोन करके सब कुछ बताया। चाचा अब रिटायर हो चुके थे, इसीलिए वो चाची के साथ मेरे पास आ गए। चाचा चाची के आने के बाद 2 दिन तक भिखारी घर नहीं आया। ये देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, इसीलिए मैं उसको देखने के लिए उसकी झोपड़ी के पास चली गई। तो मैंने देखा कि उस भिखारी को बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर कांप रहा था। मैं जल्दी से मेडिकल स्टोर पर गई और वहाँ से दवा लेकर आई। जब मैंने उस भिखारी को उठाया और फिर दवा खिलाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि आखिर उसकी आंखों से आंसू क्यों बहने लगे। 2 खुराक दवाई और थी जो मैंने उस भिखारी को दे दी और फिर मैं उसके बाद वहाँ से वापस अपने घर आ गई, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना था। मैंने चाचा चाची को बता दिया कि उस भिखारी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो 2 दिनों से नहीं आया था, लेकिन अब अगर आता है तो आप लोग देख लेना। चाची ने कहा, अनुपमा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हम दोनों आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ। चाचा चाची के आ जाने से मुझे बहुत ही तसल्ली हो गई थी और मेरे अंदर जो डर समाया हुआ था नायरा को लेकर, वो भी खत्म हो गया था। 3 दिनों के बाद वो भिखारी फिर से आया और आवाज़ लगाई, नायरा बिटिया, अरे ओ नायरा बिटिया, एक गिलास पानी पिला दो, बहुत तेज से प्यास लग रही है। नायरा ने भी अंदर से आवाज़ दी, हाँ बाबा अभी लेकर आती हूँ। और फिर नायरा एक गिलास पानी लेकर उस भिखारी के पास पहुँच गई। लो बाबा पानी पी लो। उस भिखारी ने पानी पिया और फिर नायरा के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अभी वो भिखारी जाने को मुड़ा ही था कि तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे भैया इतनी जल्दी क्या है जाने की, अपने छोटे भाई से तो मिल लो। नायरा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके छोटे नानू ने उसको बड़े भैया क्यों कहा,
नायरा ने अपने छोटे नानू से प्रश्न किया, नानू, क्या आप उन भिखारी बाबा को जानते हैं? आप उनको बड़े भैया कहकर क्यों बुला रहे हो? लेकिन वो भिखारी बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस आई तो नायरा ने उतावली होते हुए मुझसे कहा, मम्मी पता नहीं क्यों नानू उस भिखारी को बड़े भैया कहकर बुला रहे थे। नायरा के मुंह से ऐसा सुनकर एक बार को मैं सन्न रह गई। मैं चाचा की तरफ देखने लगी तो चाचा ने बताया, अनुपमा वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पापा हैं। लेकिन चाचा पापा कैसे हो सकते हैं? उनको मेरे बारे में कैसे पता चला? अनुपमा बेटा, मैं वो सब नहीं जानता लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान गया। वो मेरे बड़े भैया ही थे, यानी कि तुम्हारे पापा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं, भाग गए। मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछले 2 महीने से जो इंसान भिखारी बनकर मेरे यहाँ पानी पीने आता है वो मेरे पिता थे। चाचा की बातों को नकारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को तो कभी देखा ही नहीं था। इसीलिए मैं जब उनसे झोपड़ी में मिली थी तो उन्हें पहचान नहीं पाई थी। चाचा, मैं जानती हूँ पापा कहाँ पर रहते हैं। अनुपमा बेटा, अगर तू जानती है कि वो कहाँ पर रहते हैं तो तू मुझे अभी के अभी वहाँ पर लेकर चल। आखिर उनकी ऐसी हालत कैसे हुई और भाभी कहाँ हैं, ये भी तो मुझे उनसे पूछना है। मैं अपने चाचा को लेकर उस झोपड़ी के पास गई जहाँ पर वो भिखारी रहता था, लेकिन मुझको वहाँ पर पहुँचने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो भिखारी वहाँ से जा चुका था। जब मेरे पापा वहाँ पर मुझे नहीं मिले तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। चुपचाप चाचा के साथ घर वापस आ गई। जब हम लोग घर वापस आए तो चाची और मेरी बेटी नायरा दोनों मेरे पास आए और मुझसे मेरे पापा के बारे में पूछने लगे। तो मैंने उन्हें बताया कि वो उनको नहीं मिले, क्योंकि वो झोपड़ी छोड़कर कहीं चले गए, उनका सामान भी वहाँ नहीं था। चाची ने चाचा से कहा, आखिर भाई साहब हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? अब हम सबके मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर वो गए तो कहाँ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर चली गई और नायरा अपने कॉलेज के लिए निकल गई। मेरा काम करने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। मेरे मन में अभी भी उनकी छवि समाई हुई थी। जब मैं एक दिन उनसे मिलने के लिए गई थी और उनकी तबीयत खराब थी। रंग गोरा, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी और लंबे लंबे बाल। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने समय से उन्होंने ढंग से खाना तक नहीं खाया। अब मुझे हर हाल में अपने पिता को ढूंढना था। वही झोपड़ी के पास एक मंदिर था जहाँ पर भंडारा लगता था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पापा मुझे वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ भंडारे में बहुत से भिखारी खाना खाने के लिए आते थे। एक हफ्ते तक रोजाना मैं ऑफिस से निकलने के बाद शाम को मंदिर में जाती और वहाँ पर भिखारियों की टोली में अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करती। जब मेरे पापा मुझे नहीं मिलते तो मैं मायूस होकर घर वापस आ जाती थी। चाचा भी अपने तरीके से पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिर मेरे पापा गए तो कहाँ गए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके उस भिखारी को ढूंढते हुए लगभग 1 महीना गुजर गया, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। अब मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि मुझे पापा कभी वापस मिलेंगे, लेकिन चाचा को विश्वास था कि एक ना एक दिन उनके बड़े भैया उनको जरूर मिलेंगे। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि माता रानी की कृपा से वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, जब मेरे पिता मेरे सामने खड़े होंगे। जैसा कि मेरे चाचा ने बताया था कि मेरे माता पिता माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा नवरात्रि में माता रानी के मंदिर जाते थे और बहुत ही ध्यान लगाकर माता रानी का पूजा पाठ किया करते थे। नवरात्रि का समय नज़दीक आ रहा था, इसीलिए मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई थी कि क्या पता नवरात्रि में मेरे पापा मुझे मिल जाएं। मैंने सोच लिया था कि रोजाना शाम की आरती में माता रानी के मंदिर जाऊंगी अपने पूरे परिवार के साथ, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। एक दिन बीत गया था लेकिन मुझे मेरे पापा कहीं भी नहीं दिखाई दिए। फिर दूसरे दिन शाम को उसी मंदिर में
माता रानी की आरती के लिए हम सब पहुंच गए। माता रानी की आरती समाप्त हो चुकी थी और हम सब वहां से निकल ही रहे थे। तभी चाचा की आवाज़ आई, अनुपमा बेटा, वो देखो तुम्हारे पापा। मैंने पापा को लंबे लंबे बालों और दाढ़ी मूछ में देखा था, इसीलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन चाचा ने उन्हें पहचान लिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। चाचा ने उनको आवाज़ लगाई और वो चाचा की आवाज़ सुनकर तेज कदमों से सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगे। तो फिर चाचा ने उनको मेरी कसम दे दी, भाई साहब, आपको आपकी बेटी अनुपमा की कसम है, आप वहीं पर रुक जाइए। इतना सुनने के बाद पापा वहीं सीढ़ियों पर एक किनारे बैठ गए। हम सब उनके पास पहुंच गए। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। लेकिन नायरा ने अपने नाना को गले से लगा लिया। नायरा के गले लगकर पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। नायरा ने उनसे पूछा, नानू, आप हमारे घर पर भिखारी बनकर क्यों आते थे? आप तो मुझे बता सकते थे ना कि आप मेरे नानू हैं। उनके पास नायरा की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए बस चुपचाप बैठे थे और अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो भिखारी बन गए। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना भी चाहती थी, लेकिन मैं उनसे बात भी नहीं कर रही थी। चाचा पापा के लिए एक गिलास में पानी लेकर आए और उनको पिलाया। फिर बहुत ही प्यार से उन्होंने पापा से पूछा, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो भिखारी बन गए और भाभी कहाँ पर हैं? थोड़ी देर तक पापा बिल्कुल शांत बैठे रहे। फिर उनके बाद बोले, छोटे, हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तुम हमारी बेटी को कभी किसी चीज़ से तकलीफ नहीं होने दोगे, क्योंकि मैंने और सावित्री ने देखा था कि तुम मेरी अनुपमा की देखभाल कितने अच्छे से कर रहे थे। इसीलिए हम दोनों को पूरा यकीन था कि हमारी बेटी गलत हाथ में नहीं, बल्कि बिल्कुल सही हाथों में है। फिर मैंने और तुम्हारी भाभी ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का सोचा और फिर हमने घर छोड़कर भाग जाने का प्लान बनाया और घर को छोड़कर चले गए। और हम दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा वो घर हमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करने लगे थे और हमें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। फिर एक दिन अचानक से सावित्री की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागकर मेडिकल स्टोर पर गया और वहां से दवा लेकर आया। दवा खाने के बाद सावित्री को आराम मिल जाता था। अब सावित्री का डेली का हो गया था। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ता था और फिर वो दवा खा लेती थी, जिससे उसे आराम मिल जाता था। कई बार तो सावित्री ने अपने बुखार के बारे में मुझे बताया ही नहीं और चुपचाप दवा खाकर आराम से सो जाती थी। कुछ दिनों के बाद मैंने नोटिस किया कि सावित्री का शरीर पूरी तरह से ढांचा हो गया है। उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे सावित्री की बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। मैंने सावित्री से कई बार हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सावित्री को अस्पताल ले जाने के लिए कैसे मनाऊं। पता नहीं क्यों सावित्री को हॉस्पिटल जाने में बहुत डर लग रहा था। वो मुझसे बार बार कहती थी, अगर मैं एक बार हॉस्पिटल चली गई तो फिर वहाँ से कभी दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तुम यहीं मेडिकल स्टोर से दवा ले आओ, मैं खा लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। मेडिकल स्टोर की दवा खाते खाते एक हफ्ता और गुजर गया और इस एक हफ्ते में सावित्री का शरीर पूरी तरह से टूट गया। मुझे भी फैक्ट्री से छुट्टी मिले 15 दिन बीत गए थे और ज़्यादा उन लोगों ने छुट्टी नहीं दी, इसीलिए मुझे काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि सावित्री के पास किसी का रहना बहुत ज़रूरी था और वहाँ पर हमारा कोई था नहीं, इसीलिए मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अचानक से सावित्री की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और फिर मुझे उसको लेकर अस्पताल जाना पड़ा। मैं सावित्री को लेकर अस्पताल पहुंचा ही था कि सावित्री ने दम तोड़ दिया। जैसा कि उसने कहा था कि वो अस्पताल से दोबारा कभी लौटकर घर नहीं आएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सावित्री अस्पताल से जिंदा लौटकर नहीं आई, वो मुझे छोड़कर चली गई। सावित्री के बिना मैं घर वापस कैसे आता
और फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। अनुपमा, तुम्हें पता है, जब तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तो बस एक ही बात कह रही थी कि मैंने अपनी फूल सी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। पता नहीं मेरे बिना मेरी बच्ची कैसे रही होगी। तब मैं उससे कहता था कि मुझे अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये सुनकर सावित्री को थोड़ा सा सुकून मिल जाता था। सावित्री की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि वो हमेशा मेरा साथ देने के लिए खड़ी रहती थी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन मौत के आगे उसने घुटने टेक दिए। काम धंधा सब छूट गया था। सावित्री के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। और फिर मैंने वो शहर भी छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। एक दिन मजदूरी कर लेता था तो उससे 2-3 दिन तक खाने का जुगाड़ हो जाता, और रहने के लिए भी कोई पक्का ठिकाना नहीं था, इसीलिए जहाँ भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता। इसी तरह से मैं अपनी जिंदगी काट रहा था। फिर एक दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आने लगी बेटा, और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। मैं भिखारी के बेस में अपने घर पर आया था। वहाँ आसपास के लोगों से तुम्हारे बारे में पता किया तो उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ, और तुम वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हो। वहाँ पर कोई नहीं जानता था कि तुम अपनी बेटी के साथ कहाँ गई, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि छोटे को इस बात का ज़रूर पता होगा कि तुम कहाँ पर हो। मैंने लगभग 3 महीने तक छोटे पर निगरानी रखी। तो फिर मैंने एक दिन देखा, छोटे अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आया और उसके पीछे पीछे मैं भी आ गया। इस तरह तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया, और तब से मैं रोज़ तुम दोनों से मिलता हूँ और चुपचाप यहाँ से अपनी झोपड़ी में चला जाता था। तभी मैंने उनसे पूछा कि हम दोनों का क्या मतलब है, मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। अनुपमा, जब मैं नायरा से मिलकर वापस जाता था तो तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर जो बरगद का पेड़ है, मैं वहाँ पर बैठा रहता था। तुमने भी अक्सर देखा होगा, वहाँ पर एक भिखारी हमेशा बैठा रहता था। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। इस तरह तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत ही सुकून मिलने लगा। लेकिन भैया, जब अनुपमा से मिलने का इतना ही मन था तो आप उससे सामने से क्यों नहीं मिले, छुप कर क्यों मिलते थे? छोटे, मैंने जो अपनी बेटी के साथ किया उसकी वजह से मैं उससे नज़र नहीं मिला पाता, इसीलिए मैं कभी उसके सामने नहीं आया। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर अपने पापा के लिए गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत ताने सुने। उसी गुस्से में मैंने अपने पापा से बोल दिया, आपको पता है पापा, आपकी वजह से लोग मुझे क्या क्या शब्द बोलते थे, जिनको मुझे सुनना पड़ता था, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ चाचा चाची ने मुझे इतने प्यार से रखा और समझाया। अगर कोई और होता तो पता नहीं मेरे साथ अब तक क्या हुआ होता। उन्होंने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। मुझे मेरे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मेरा गुस्सा देखकर पापा चुपचाप खड़े हो गए और वहाँ से जाने लगे। तभी मेरी बेटी नायरा ने मुझसे कहा, मम्मी, जो होना था सो तो हो गया, अब नानू को हमारी ज़रूरत है। मेरी बेटी नायरा बहुत ही समझदार है। जिंदगी के इस पड़ाव में जब कभी मैं उदास हो जाती थी तो एक वही थी जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाती थी। वो दौड़कर अपने नानू के पास गई। नानू, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। नायरा ने तो उन्हें रोक लिया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब पापा जा रहे थे तो मैंने महसूस किया कि उनके जाने की वजह से शायद चाचा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो नहीं चाहते कि उनका बड़ा भाई फिर से उनसे दूर चला जाए। चाचा को परेशान देखकर उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने पापा को माफ़ कर दूं, और फिर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने पापा को माफ़ करके उनको गले से लगा लिया और उनसे कहा, पापा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ आराम से रह सकते हैं। ये सुनकर चाचा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और पापा की आंखों में आंसू। अब हम सब एक साथ एक घर में रहने लगे। चाचा चाची ने कई बार जिद की वापस जाने की, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया,
क्योंकि मैं चाहती थी, चाचा तो अब रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए वो हमारे साथ रहे और फिर इस तरह हम सब खुशी-खुशी एक साथ रहने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।